हेलो एवरीवन। तो हम लोग अपना पिछले दो लेक्चर से फिज़िक्स को डिस्कस करते आ रहे हैं। तो जनरल साइंस में हमने फिज़िक्स से स्टार्ट करा है और फिज़िक्स का आपका पोर्शन दो लेक्चर से चलता आ रहा है। ये उस सीरीज़ में थर्ड लेक्चर है आपका। तो इस लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे आपकी लाइट की बात करेंगे। तो लाइट को अगर हम देखें तो लाइट के साथ बहुत मसला ख़राब है, क्योंकि अभी तक डिसाइड ही नहीं हो पाया लाइट क्या है। एक थ्योरी तो कहती है ये वेव है, एक थ्योरी कहती है पार्टिकल है। जैसे न्यूटन ने पहले कहा था कि लाइट क्या होती है, पार्टिकल नेचर की होती है, लेकिन आगे चल के हमें पता चला लाइट वेव नेचर भी शो करती है। यानी पार्टिकल नेचर मानता था लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में चल रही है, और वेव नेचर मानता है लाइट बिल्कुल यूं चल रही है। तो इसमें अभी भी हम फंसे हुए हैं। तो कुछ थ्योरीज कहती हैं लाइट वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और कुछ थ्योरीज कहती हैं लाइट एक वेव है। तो सबसे पहले लाइट को पार्टिकल माना था न्यूटन ने, और उसको कहते थे न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या कहती है? कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहती है लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। लेकिन वेव थ्योरी कहती है कि लाइट जो है वेव की तरह ट्रैवल करती है। तो अपने अपने दोनों मानने वाली बात है, बट आज के वक्त में दोनों एक्सेप्टेड है। हम लाइट को वेव भी मानते हैं और पार्टिकल नेचर भी मानते हैं। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है लाइट की स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बनेगा लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कभी नहीं भूलनी है, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये लाइट की स्पीड होती है। ये बात आपको कभी भी नहीं भूलनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, अब एक जो अगला पार्ट आता है लाइट का, वो आता है रिफ्लेक्शन का। देखिए, जो प्लेन मिरर होते हैं, प्लेन मिरर में लाइट सिंपली रिफ्लेक्ट करती है तो कुछ इस तरह से सीन बनाती है। जैसे मान लीजिए ये कोई लाइट थी, ये लाइट इस पे इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पर, ठीक है, और ये मिरर कुछ इस तरह से। तो इस मिरर के एक परपेंडिकुलर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, उस परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। देखिए, मैथ्स में नॉर्मल को परपेंडिकुलर ही माना जाता है। परपेंडिकुलर मतलब इस मिरर से 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, वो क्या हो गई? इसके परपेंडिकुलर, या कह सकते हैं उसे नॉर्मल भी कहते हैं। तो ये माना जाता है कि मान लीजिए ये जो इंसिडेंट लाइट है, मतलब जो लाइट मिरर पे गिर रही है उसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। तो ये रो जो आपकी मिरर पे गिर रही है, ये इस नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाएगी, उसको हमने एंगल कह दिया आई। और फिर ये इस पॉइंट से टकराने के बाद वापस से रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, क्योंकि मिरर क्या होते हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट। तो ये मिरर से जब रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी तो नॉर्मल से कुछ आर एंगल बनाएगी, ठीक है। पहले जब आई तो आई बनाया, गई तो आर एंगल बनाया। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, आई इज इक्वल टू आर। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज आई इज इक्वल टू आर। तो अभी जो हमने बात करी थी वो थी प्लेन मिरर की। अब अगली जो हम बात करेंगे वो है कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर कैसे बनते हैं? जैसे मान लीजिए हमने एक स्फीयर लिया ग्लास का, उसका ये वाला पोर्शन अलग कर लिया, तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब अगर इस पोर्शन को मैं इधर से पॉलिश कर दूं, ठीक है, पॉलिश कर दिया, तो लाइट तो सिर्फ इस हिस्से पे पड़ेगी और इस हिस्से से रिफ्लेक्ट होगी। तो ये मिरर कहलाएगा कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि इसमें केव बन गई। और मान लीजिए मैंने ये हिस्सा लिया मिरर का, और ये केव अंदर वाला पोर्शन मैंने पॉलिश कर दिया, तो अब लाइट कहाँ पे इंसिडेंट होगी? बाहर वाले पोर्शन पे। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले तो पहचानना आना चाहिए कि कॉनकेव कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है। ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। कॉनकेव में क्या होता है? अगर आपकी इन्फिनिटी से लाइट आए, या फिर मान लीजिए पैरेलल लाइट रेज आए, तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी, और वो पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस, ठीक है। यानी लाइट जो थी सब पैरेलल लाइट्स थी, और पैरेलल लाइट्स जब इस कॉनकेव मिरर से टकराएंगी तो सारी लाइट्स एक पॉइंट पर मिलेंगी, यानी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगी, और वो पॉइंट कहलाएगा उस मिरर का फोकस। और ये लाइट क्या कर रहा है? ये पैरेलल लाइट्स थी, ठीक है। क्या ये कभी मिल सकती थी? नहीं मिल सकती थी, लेकिन ये कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद इस फोकस पे कन्वर्ज हो गई, तो इसीलिए इस मिरर का एक और नाम आता है कन्वर्जिंग मिरर। तो याद रखेंगे कन्वर्जिंग मिरर किसे कहते हैं? कॉनकेव मिरर को। अब इसी तरह से
ये लाइट पैरेलल आ रही थी, फिर अगर कॉन्वेक्स मिरर से टकरा जाए तो ये इस तरह से दूर दूर चली जाएंगी। तो पहले क्या हो रहा था, लाइट कन्वर्ज हो रही है, पहले लाइट कन्वर्ज हो रही थी, अब लाइट क्या है, अब दूर चली जाएगी। ठीक है, लाइट ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगी, तो ये लाइट क्या हो गई, ये लाइट डाइवर्ज हो गई। तो इसीलिए इस मिरर का नाम क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर। और इस सारी डाइवर्जिंग लाइट को अगर हम ट्रेस बैक करें तो ये सारी लाइट्स एक पॉइंट पर मिलती हैं। ऐसा फील होता है कि इस पॉइंट से ये लाइट बाहर निकल रही हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। ठीक है, तो ऐसा भी आप देख सकते हैं कि कॉन्केव मिरर में फोकस किस साइड है, जो आपका मिरर है उसके साइड पे है, और कॉन्वेक्स मिरर में फोकस किसके साइड है, जो पॉलिश साइड है उसके साइड है। कन्वर्जिंग मिरर कैसे किसे कहते हैं, कॉन्केव को, डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स को। तो ये हमेशा याद रखेंगे, कन्वर्जिंग मिरर किसे कह रहे हैं, ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर कॉन्केव को कह रहे हैं, ठीक है, कॉन्केव मिरर को कह रहे हैं। तो डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स को ही कहेंगे। इसी तरह से लेंस भी होते हैं, जैसे ये आपका कौन सा लेंस है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये कौन सा है, कॉन्केव लेंस। तो ये कहानी भी यही निपटा लीजिए, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस और ये है आपका कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है ये लाइट को कन्वर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर वो पूछे कन्वर्जिंग लेंस, तो अगर कन्वर्जिंग लेंस पूछे तो मामला उल्टा पड़ जाएगा, तो हम किसे कहेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को, और बाकी सब इसका उल्टा कर देंगे, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। तो मिरर के बाद अब एक सवाल जो पूछ लेता है, यूज़ पूछ लेता है। ऐसे सवाल आ जाते हैं कि बताइए डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, आप अपनी गाड़ी में कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कॉन्केव यूज़ करते हैं या कॉन्वेक्स यूज़ करते हैं। तो जहाँ भी हमें कह सकते हैं लाइट को कंसंट्रेट कराना होता है या फिर बड़ी इमेज दिखनी होती है, ठीक है, तो वहाँ क्या यूज़ करते हैं, कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं। जैसे शेविंग ग्लास, कॉन्केव मिरर यूज़ होता है। हेडलाइट्स में हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं। सोलर कुकर्स, ये कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कॉन्केव। क्यों यूज़ करते हैं कॉन्केव मिरर, क्योंकि सनलाइट पैरेलल आएंगी और एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाएंगे और यहीं पर हम अपना खाना पका लेंगे। ठीक है, तो एक जगह जब कन्वर्ज करना होता है लाइट को तो भी हम इसको यूज़ करेंगे। तो सोलर कुकर्स, डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, रिफ्लेक्टर्स ऑफ हेडलाइट्स, शेविंग ग्लास, ये सब किसके काम आते हैं, कॉन्केव मिरर के काम है ये। ठीक है, ये यूज़ एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट, इसके एप्लीकेशंस पूछता है। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर कब काम आएगा, कॉन्वेक्स मिरर तब काम आएगा जब आपको वाइड व्यू चाहिए हो किसी चीज़ का। ठीक है, जैसे हम लोगों का रियर व्यू मिरर होता है। रियर व्यू मिरर की स्पेशलिटी क्या होती है, ये एक बहुत बड़ा वाइड व्यू देता है हमें अपने कार के पीछे का। तो कार के पीछे का बहुत वाइड व्यू कवर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अपना रियर व्यू मिरर। ठीक है, तो रियर व्यू का काम क्या है, एक बहुत वाइड व्यू देता है। तो इसीलिए वो कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो रियर व्यू में कौन सा यूज़ होता है, कॉन्वेक्स यूज़ होता है। सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप में कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो रियर व्यू मिरर में जनरली पूछता रहता है कि कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, तो इसमें हम कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। अब रिफ्लेक्शन की बहुत बात हो गई, इसी की तरह एक और चीज़ होती है रिफ्रैक्शन। जैसे हमने पहले क्या करा, एक साइड को पॉलिश करते थे ताकि लाइट एब्जॉर्ब ना हो, रिफ्लेक्ट हो जाए। अब मान लीजिए हमने इसे क्या कहते हैं कि पॉलिश नहीं करा, तो लाइट क्या होगी, इसमें से पार चली जाएगी, उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो लाइट जब किसी मीडियम से पास कर जाए, अगर रिफ्लेक्ट कर जाए तो बात अलग है, और अगर पास कर जाए तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन, RA, वो रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, पहले क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन, REFLE, ये क्या है, ये है रिफ्रैक्शन, REFRA। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा याद ध्यान रखेंगे। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये आपकी लाइट आई, ठीक है, ये यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर बना दिया सरफेस के, तो इसने कुछ आई एंगल बनाया, फिर ये लाइट क्या है, बिल्कुल सीधी नहीं जाएगी। ठीक है, अगर इसका मीडियम बदल गया, जैसे यहाँ पर एयर थी, यहाँ ग्लास है, अब इसका मीडियम बदल गया, तो ये लाइट सीधी नहीं जाएगी, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और देखिए अगर मीडियम की बात करें तो एयर को हम कहेंगे रेयरर मीडियम और ग्लास को कहेंगे
डेंसर मीडियम। रेयरर मतलब यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स कम होंगे, ये सॉलिड है, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं गैस है, ये सॉलिड है, तो सॉलिड कैसा होगा, ज़्यादा डेंस होगा, तो ग्लास कैसा हो गया, डेंसर मीडियम। तो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी तो इसे सीधे जाना चाहिए था, बट ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसके बाद दो ऑप्शन है, या तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो या ऐसे डिफ्लेक्ट हो। तो इसने ये वाला ऑप्शन ना चूज करके कौन सा ऑप्शन चूज किया, ऐसे वाला। क्यों चूज किया, क्यों, हमेशा याद रखेंगे जब भी लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है टुवार्ड, तो लाइट टुवार्ड्स द नॉर्मल डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। ये नॉर्मल लाइन थी तो नॉर्मल की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। यानी कि रेयरर मान लीजिए गरीब आदमी, डेंसर मान लीजिए अमीर आदमी, तो जब गरीब आदमी अमीर आदमी की तरफ जाएगा तो झुक के जाएगा। तो इसी तरह से जब रेयरर से डेंसर जाएंगे तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो ये लाइट इधर डिफ्लेक्ट होके कुछ ये आ गई। अब यहाँ से फिर इसका मीडियम बदल रहा है, ये ग्लास से एयर में जा रही है, यानी कि अब ये लाइट कहाँ से जा रही है, डेंसर से रेयरर में। तो जब डेंसर से रेयरर में जाएगी, यानी अगर अमीर आदमी गरीब आदमी के यहाँ जाएगा तो थोड़ा सा उससे दूर दूर भागेगा। तो ये लाइट भी क्या करेगी, अब ये लाइट जब यहाँ गई, इसके पास ऐसे जाने का ऑप्शन था, बट ये डिफ्लेक्ट करेगी या तो इधर या इधर। लेकिन हमने क्या कहा, ये रेयरर से डेंसर जा रही है, सॉरी डेंसर से रेयरर, यानी अमीर आदमी गरीब आदमी के घर जा रहा है तो उससे दूर भागेगा। कैसे भागेगा, उससे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये लाइट नॉर्मल से दूर भागेगी, तो ये कुछ ऐसे निकल आएगी। तो ये लाइट का कुछ पाथ होता है। अगर आप एक्चुअल में देखें, लाइट अगर बिल्कुल सीधे पास करती तो कुछ ऐसे पास करती, बट एक्चुअल में कैसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है। तो ये इसने कुछ डिफरेंस क्रिएट कर लिया, तो इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डेविएशन। तो ये एक बस फेनोमेना समझाना था रिफ्रैक्शन का। अब इसी तरह से एक चीज़ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए इसके लिए पहली कंडीशन क्या होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, कि लाइट हमेशा डेंसर से रेयरर में जाए, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, लाइट हमेशा कहाँ से कहाँ जाए, लाइट हमेशा डेंसर से रेयरर की तरफ जाए, डेंस मटेरियल से रेयर मटेरियल की तरफ, यानी सॉलिड से गैस की तरफ या सॉलिड से लिक्विड की तरफ। तो अगर ऐसा होता है तो हमने क्या देखा है, हमने देखा जब लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाती तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल डिफ्लेक्ट होती है, तो ये कुछ इधर डिफ्लेक्ट हो गई। अब ये जो एंगल था इसको हम बढ़ाते रहेंगे, तो अगर ये एंगल बढ़ेगा तो ये और इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये एंगल और बढ़ाया तो ये और इधर डिफ्लेक्ट हो गई, और एंगल बढ़ाया तो ये और डिफ्लेक्ट हो गई। तो होते होते एक पोजीशन ऐसी हो जाएगी कि लाइट बिल्कुल सरफेस के कैसे हो जाए, पैरेलल हो जाए, ठीक है। ये एंगल आप इतना बढ़ा दिए कि ये लाइट कैसे हो गई, सरफेस के पैरेलल हो गई, ठीक है। तो जिस एंगल पे आप लाइट को सरफेस के पैरेलल कर देंगे वो एंगल कहलाता है क्रिटिकल एंगल, थीटा सी, ठीक है। यानी क्रिटिकल एंगल पे लाइट आपने भेजी बिल्कुल सरफेस के पैरेलल हो गई, और जैसे ही आप ये क्रिटिकल एंगल क्रॉस करेंगे अब लाइट रिफ्रैक्ट ही नहीं होगी, ठीक है। अब क्या है, पहले तो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही थी, यानी इस मीडियम में चली आ रही थी, बट अब लाइट इस मीडियम में ना जाके यहाँ तक तो पहुँच ही गई है, ऐसे जाना था, फिर आप इधर ले आए, इधर ले आए, इधर ले आए, अब ये क्या है और नीचे आ जाएगी, और नीचे आ गई, इसका मतलब अब हम क्या कहेंगे, लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होगी। तो जब आपका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, पहली कंडीशन डेंसर से रेयरर जाए, दूसरी कंडीशन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए। तो अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तो लाइट आपकी टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएगी, टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएगी, उसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब नापते कैसे, कौन सा मीडियम रेयरर है कौन सा डेंसर है, उसके लिए एक यूनिट क्वांटिटी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ही वो ज़्यादा डेंसर होगी। तो यानी कि अगर ये n1 है ये n2 है तो n1 मस्ट बी ग्रेटर देन n2, तभी तो हम कहेंगे n1 डेंसर है और n2 रेयरर है। n1 n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बॉडी उतनी ज़्यादा डेंस होगी। कैलकुलेशन वगैरह कुछ याद नहीं रखनी, फेनोमेना समझाना था कि लाइट डेंसर से रेयरर में जाए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ले लो आप, तो लाइट क्या करेगी, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करेगी, उसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बड़ी काम की चीज़ है, क्योंकि जो भी आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल है, पूरी दुनिया में जो ऑप्टिकल इंटरनेट के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है वो क्या है, किस फिनोमेना पे काम करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
तो कभी भी सवाल आ जाए कि ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC किस फेनोमेना पे काम करती हैं, वो काम करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टेलीकम्युनिकेशन, एंडोस्कोपी, जितने भी मेडिकल पर्पसेस हैं, इन सब में क्या काम होता है, किसका काम होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए आपके में एप्लीकेशन बेस्ड सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं पूछेगा, बस वो मैंने आपको बेसिक आइडिया देने के लिए समझाया। वो आपसे क्या पूछेगा, उसका एप्लीकेशन पूछेगा कि ये TIR का एप्लीकेशन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन क्या है, तो वो उसका एप्लीकेशन आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये, आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल जा रहा है, यहाँ से आपने लाइट छोड़ी तो ये लाइट इधर टकराई, क्रिटिकल एंगल पे छोड़ा तो इधर टकराई, फिर इधर वापस आ गई, फिर इधर टकराई, फिर इधर वापस, फिर इस तरह से ये ट्रैवल करती है। तो बहुत स्पीड में ट्रैवल करती है, प्लस एनर्जी लॉसेस नहीं होते हैं, ये इसमें एब्जॉर्ब नहीं होती, ज़्यादातर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, थोड़े बहुत तो होते हैं लेकिन बहुत माइनर लॉसेस होते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ऑप्टिकल फाइबर केबल, टेलीकम्युनिकेशन, एंडोस्कोपी, मेडिकल पर्पसेस, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने डिस्पर्शन की बात करी थी, हमने कहा एक प्रिज्म ले लीजिए, उस पर वाइट लाइट गिराइए, वो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाएगी। कौन कौन से, विबग्योर, उसी फिनोमेना को कहते हैं डिस्पर्शन, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। इसका एप्लीकेशन रेनबो, रेनबो क्यों बनता है, इसी डिस्पर्शन की वजह से बनता है। कई बार क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स एक प्रिज्म का काम करने लगते हैं, तो लाइट उनसे टकराएगी तो फैल जाएंगे, उसके सारे कलर्स आपको अलग अलग दिखने लगेंगे, तो आपको फिर एक रेनबो दिखने लगेगा, ठीक है। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट का एप्लीकेशन क्या है, रेनबो, बस ये बताना था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की भी हमने बात करी थी, हमने क्या कहा था, विबग्योर, रेड, इन वालों की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इनकी वेवलेंथ कम होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, वेवलेंथ कम होती है तो ये बिल्कुल सीधे नहीं जा पाते हैं, ये एटमॉस्फेयर से टकरा के ये लाइट स्कैटर हो जाएगी, फैल जाएगी, और इसी के फैलने की वजह से हमें स्काई का कलर ब्लू दिखता है। तो कभी भी पूछे आसमां है नीला नीला क्यों, ठीक है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो आसमान नीला क्यों दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये याद रखेंगे। अब वन ऑफ द लास्ट हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई से रिलेटेड। अब ह्यूमन आई में इन द फिजिक्स पर्सपेक्टिव क्या है, ह्यूमन आई भी इज लाइक ए कैमरा, ठीक है, एक कैमरा की तरह है जिससे हम देखते हैं। हमारे लिए लीस्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम कोई भी चीज़ को एक्यूरेटली कब देख पाएंगे, जब वो हमारी आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हो, तो ये डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हमारे लिए क्या है, 25 सेंटीमीटर। इससे ज़्यादा दूर चली जाएगी चीज़, देखने में प्रॉब्लम होगी, इससे ज़्यादा क्लोज आ जाएगी, देखने में प्रॉब्लम होगी। तो हमारे लिए कोई भी चीज़ कब क्लियर है, 25 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हमें ज़्यादा अच्छे से दिखती है। अब हमारी आंखों के साथ जुड़ी हुई कुछ परेशानियां हैं, एक है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ये तो हटा भी सकते, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मायोपिया क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि आप सिर्फ नियरर ऑब्जेक्ट देख पाएँ, आप दूर की चीज़ ना देख पाएँ, ठीक है, आप सिर्फ पास का देख पाएँ, आप दूर का ना देख पाएँ। मायोपिया मतलब मेरा पिया, आप बस अपने पिया को देख पा रहे हैं, ठीक है, अपने क्लोज वालों को देख पा रहे हैं, आप दूर देख ही नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, मायोपिया। और इसका अपोजिट हाइपरमेट्रोपिया, यानी आप क्लोज का नहीं देख पा रहे हैं, आप दूर का देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आप कौन सा देख पा रहे हैं, दूर का देख पा रहे हैं, क्लोज का नहीं देख पा रहे हैं, तो वो कौन सा हो गया, हाइपरमेट्रोपिया। अब देखिए मायोपिया, मेरा पिया, आप सिर्फ अपने पिया को देख रहे हैं, अपने क्लोज वालों को देख रहे हैं, तो वो क्या है, मायोपिया। इसमें आपको ज़रूरत किस चीज़ की है, आपको दूर का देखना है, ठीक है। तो दूर का देखना है तो आप कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कॉनकेव, क्योंकि जब हमें दूर का देखना है यानी हमें वाइड कवरेज चाहिए, दूर का देखना वाइड कवरेज चाहिए, तो वाइड कवरेज हमें कौन सा लेंस देगा, जो डाइवर्ज करेगा, और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो दूर का देखने वालों को कौन सा लेंस चाहिए, कॉनकेव चाहिए, और जिनको पास का नहीं दिखता है, दूर का दिखता है, पास का देखने के लिए आपको क्या चाहिए, चीज़ें कंसंट्रेटेड चाहिए, कन्वर्ज्ड चाहिए, तो उसके लिए कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे, और वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो याद रखेंगे, पास का देखना है तो कॉन्वेक्स, दूर का देखना है तो कॉनकेव। प्रेस बायोपिया दिखता ही नहीं है, ना दूर का ना पास का, दोनों ही काम चल रहे हैं,
तो इनके लिए क्या होता है, इनके लेंस कुछ इस तरह से आपने देखे होंगे, ये बना दिए जाते हैं। पहले तो ऐसा दिखता था, एक कॉनकेव होता है इसमें, एक कॉन्वेक्स होता है। तो अगर दोनों ही नहीं दिख रहे हैं तो उस बीमारी को क्या कह देते हैं हम, उसको कह देते हैं प्रेसबायोपिया। ठीक है, अब तो मिला के बना देते हैं, ये आपको डिफरेंस भी नहीं दिखता, टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है। लेकिन 3 बीमारी हमने डिस्कस कर ली, मायोपिया, मेरापिया, क्लोज का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, हाइपरमेट्रोपिया, दूर का दिख रहा है, क्लोज का नहीं दिख रहा है। मायोपिया याद रखिए, इसी का उल्टा कर देंगे तो हाइपरमेट्रोपिया। लेंस याद रख लीजिए, कॉनकेव यूज़ करते हैं, तो जो भी इसका उल्टा होगा वो हाइपरमेट्रोपिया में। प्रेसबायोपिया में दोनों चलेगा। अस्टिग्मैटिज्म, अस्टिग्मैटिज्म क्या होता है, एक इस डिफेक्ट में आपको लाइनें सीधी नहीं दिखती, मतलब अगर मैं ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं, आपको ये हॉरिजॉन्टल बिल्कुल दिखेगी नहीं, ठीक है, और वर्टिकल भी बना दूं तो मतलब सीधी लाइनें नहीं दिखती हैं आपको, तो ये प्रॉब्लम एस्टिग्मैटिज्म कहलाती है। इसमें एक और टाइप का लेंस यूज़ होता है, सिलेंड्रिकल लेंसेज, वो इस प्रॉब्लम को सही करते हैं। अब देखिए, हमने EM वेव्स पढ़ा था, तो EM वेव्स में एक वेव थी एक्सरेज। एक्सरेज हमने याद करिए, इनकी पड़ी थी वेवलेंथ कम होती है, ठीक है, इनकी वेवलेंथ कम होती है। एक्सरेज, गामा रेज, इनकी वेवलेंथ कम होती है। तो ये क्या होती है, EM वेव्स होती हैं, इनकी वेवलेंथ अराउंड रेंज, इसकी रेंज याद कर लीजिएगा, सबकी नहीं, बस इसकी याद कर लीजिए, 0.1 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन के बीच। ये क्या है, इसको कहते हैं एंगस्ट्रॉन। वन एंगस्ट्रॉन कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉन होता है 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है, नैनो से छोटा होता है। एक्सरेज किसने डिस्कवर करी थी, रॉन्टगन ने डिस्कवर करी थी। इसके अलावा एक्सरेज का एप्लीकेशन पूछ लेता है, तो बहुत यूज़ है एक्सरे का। एक तो एक्सरे खुद एक मेडिकल डिवाइस में यूज़ होता है, अगर हमें कोई फ्रैक्चर वगैरह देखना होता है सर्जरी वगैरह में, तो मेडिकल साइंसेज में तो हमें सबको पता है एक्सरेज का बहुत बड़ा यूज़ है। कैंसर वगैरह ठीक करने में काम आता है, इंजीनियरिंग में काम आता है। इंजीनियरिंग में कैसे काम आता है, जैसे मान लीजिए कई सारे बॉक्सेस ट्रैवल करके आ रहे हैं और इसमें कुछ पैकेट्स हैं चिप्स वगैरह के, तो एक मशीन लगी होती है, वो चेक करती कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई खाली बॉक्स इसमें से ट्रैवल करके आ रहा हो, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, एक एक्सरे मशीन लगा देंगे। तो वो एक्सरे मशीन देखती रहेगी कि कोई अगर बॉक्स खाली है कि नहीं है, तो उसमें काम आता है। मेट्रो स्टेशन वगैरह में एक्सरेज लगा दिए जाते हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह में एक्सरे मशीन्स होती हैं, वो चेक करती रहती हैं कि आप जो ऐसा होता है ना, आप कभी सिक्योरिटी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी पे या मेट्रो सिक्योरिटी पे जाएंगे तो आप देखेंगे एक मशीन होती है, उसमें आप अपना बैग डालेंगे और उधर एक पुलिस वाला होगा, वो चेक करेगा कहीं बैग में कुछ खतरनाक वाला आइटम तो नहीं लेके जा रहे हैं आप। तो वो सब किस वजह से हो रहा है, एक्सरेज वहाँ पे भी काम आ रही हैं, ठीक है। तो कस्टम डिपार्टमेंट वाले भी ये काम करते हैं, चेक करते हैं। साइंटिफिक वर्क में भी काम आ जाता है, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स की स्टडी, इन सब में भी काम आता है। तो काफ़ी बड़ा रोल है एक्सरेज का। इसके अलावा एक लाइट होती है जिसे कहते हैं लेज़र, ये बिल्कुल सटीक सीधी लाइट होती है, ठीक है। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस फुल फॉर्म से मतलब है, फुल फॉर्म पूछ लेता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो लेज़र की फुल फॉर्म याद रखेंगे, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, फुल फॉर्म याद रखेंगे। इसके अलावा बस एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आपका लाइट रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, जब आपकी लाइट रिफ्रैक्ट हो रही थी, ठीक है, तो रिफ्रैक्ट होते टाइम में दो चीज़ें होती हैं, एक होती वेवलेंथ, एक होती फ्रीक्वेंसी। तो एक चीज़ चेंज होती है, एक चीज़ चेंज नहीं होती है। तो आप कह सकते हैं जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो आपका वेवलेंथ तो चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज कर जाती है, ठीक है। यही रमन इफेक्ट था, इसी को क्या कहते हैं हम, रमन इफेक्ट। आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर जाएगी, ठीक है, ये क्या कहलाता है, रमन इफेक्ट। तो चलिए इस लेक्चर को फिर यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपका केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। 3 लेक्चर्स आपके फिज़िक्स के हमने ले लिए हैं। तो बहुत ज़्यादा फिज़िक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, गिने चुने जो भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। मेन आप SI यूनिट वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, उससे रिलेटेड सवाल आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।